सोचिए, अगर आपकी पत्नी कोई आम औरत न होकर एक ऐसी रहस्यमयी औरत हो जो भूत प्रेतों को देख सकती हो, उनसे बात कर सकती हो और उन्हें इस दुनिया से मुक्त भी कर सकती हो। माई वाइफ इज अ रीइनकार्नेटेड स्पिरिट मास्टर एक ऐसी कहानी है जो प्यार, रहस्य और भूतिया घटनाओं से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है सोंग यान नाम के एक शांत और समझदार डॉक्टर से। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक उसकी शादी नहीं हुई यान ज्याओ से, एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी लड़की जिससे सभी लोग दूर रहते हैं। लोग कहते हैं कि यान ज्याओ को भूत दिखाई देते हैं। कई लोग तो डरते हैं कि वो खुद भी इंसान नहीं है, लेकिन सोंग यान को उस पर भरोसा होता है। उसे लगता है कि सब लोग गलत हैं, लेकिन असली सच उससे कहीं ज्यादा डरावना है। शादी के बाद सोंग यान की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी कोई अजनबी दिखता है जो होता ही नहीं, कभी कोई आवाजें सुनाई देती हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी रात के अंधेरे में लोगों की आत्माओं को ढूंढती है, उनसे बात करती है और उन्हें इस दुनिया से विदा करती है। पर सवाल ये है, क्या सोंग यान इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? क्या यान ज्याओ अपने अतीत के डरावने राज छुपा पाएगी? और जब सब सामने आएगा तो क्या उनका प्यार जिंदा बचेगा? ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने मौत से आगे का सच देखा है, जहां हर आत्मा का एक राज है और हर प्यार एक कुर्बानी मांगता है। माई वाइफ इज अ रीइनकार्नेटेड स्पिरिट मास्टर एक डरावनी लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी। प्यार, रहस्य और भूतों की एक अनोखी दुनिया। एक ठंडे और सुनसान मंदिर में एक शानदार कक्ष छिपा हुआ था। दूसरों के लिए यह मंदिर एक डरावनी जगह थी, लेकिन सोंग यान के लिए, जिसने 500 साल एक आत्मा बनकर गुजारे थे, यह कुछ भी नहीं था। वह अपने अंधेरे और धुएं जैसे शरीर की आदत डाल चुकी थी, जिसमें से इतनी बदबू आती थी कि कोई उसके छिपने की जगह के पास भी नहीं फटकता था। सिर्फ उसका स्वामी, जिसने उसे अपनाया था, वही उसके पास आने का साहस रखता था। 500 वर्षों तक वह गू परिवार के साथ रही, जो स्वर्गीय दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक माना जाता था। इन 500 सालों में सोंग यान को याद भी नहीं रहा कि उसके कितने स्वामी बदले। कुछ दयालु थे, कुछ क्रूर, कुछ महत्वाकांक्षी तो कुछ पूरी तरह निष्पक्ष। उसके स्वामी बदलते रहे, लेकिन जो नहीं बदला वो था आत्मा की वह अंगूठी जिसमें उसकी आत्मा कैद थी और जो एक उत्तराधिकारी से दूसरे के हाथ में जाती रही। उसके पहले स्वामी ने उसे एक नई शुरुआत का वादा किया था, लेकिन सोंग यान का क्रोध बहुत भयानक था, इतना प्रचंड कि उसे नियंत्रित करना किसी के बस की बात नहीं थी। क्योंकि वह गहरी पीड़ा और अपमान के साथ मरी थी, उसकी आत्मा एक दुष्ट आत्मा बनने के बेहद करीब पहुंच गई थी। अगर उसका स्वामी न होता तो वह बहुत पहले ही अपनी चेतना खो चुकी होती और अपनी सौतेली बहन से बदला ले चुकी होती, जिसने उसकी किस्मत छीनकर उसे मार डाला था। फू युशेंग उसी का था और फू परिवार की मालकिन बनने का हक भी उसी का था, लेकिन सोंग लान ने उससे सब कुछ छीन लिया। बस यह सोचते ही उसकी ऊर्जा बेकाबू हो गई और उसका पहले से ही धुएं जैसा काला शरीर और भी अधिक स्याह हो गया, मानो काली रात में समा गया हो। खांसी, तुम आज भी वैसी ही हो यान, उसके स्वामी गू यीजिन ने खांसते हुए कहा। वह बचपन से ही सोंग यान के साथ थी। उसके पिता ने सोंग यान को उसकी देखरेख में सौंपा था और कहा था कि अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आए जो वह खुद न संभाल सके तो आत्मा की अंगूठी में बंद सोंग यान को बुला सकती है। बतौर स्वामी, गू यीजिन को सोंग यान को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार था, लेकिन गू यीजिन ने कभी सोंग यान को एक उपकरण नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह माना। उसके पिता के विपरीत, जिसने सोंग यान को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, गू यीजिन ने उसे हमेशा सम्मान और स्नेह दिया। सोंग यान एक अंधकारमय आत्मा थी और उसकी प्रतिशोध की भावना बहुत तीव्र थी। यहाँ तक कि 500 वर्षों बाद भी उसकी आत्मा उतनी ही काली और भयंकर थी जितनी तब थी जब उसे पहली बार उनके किसी पूर्वज ने कैद किया था। स्वामिनी, सोंग यान ने जवाब दिया।
अब जब वह एक आत्मा बन चुकी थी तो उसकी आवाज न तो पहले जैसी मधुर रही, न ही आकर्षक, बल्कि वह भारी, रूखी और अजीब सी हो गई थी। जब वह बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। तुम जानती हो यान, मैंने तुम्हें कभी एक साथी नहीं बल्कि एक बहन माना है। भले ही तुम अब इंसान नहीं रही, लेकिन किसी आत्मा का इतना मानवीय होना बहुत दुर्लभ है, गु यीजिन ने कहा। अब वह 80 के दशक में थी और जानती थी कि दुष्ट आत्माओं से लड़ते लड़ते वह अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी है। उसने कभी शादी नहीं की, न ही अपने पिता या दादा की तरह कोई उत्तराधिकारी छोड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि एक स्वर्गीय योद्धा की जिंदगी बेहद अस्थिर होती है। न किसी पर भरोसा किया जा सकता था, न ही जीवन की गारंटी थी। अगर सोंग यान ने अपने यिन ऊर्जा से उसका साथ न दिया होता तो वह शायद 30 की उम्र में ही मर चुकी होती। स्वामिनी, अब आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सोंग यान की आवाज अब भी ठंडी और नीरस थी, लेकिन गु यीजिन उसे अच्छी तरह जानती थी। वह जितना अधिक शांत और बेरुख दिखती, उतनी ही अधिक परेशान होती थी। आखिरकार गु यीजिन को उस कठोर आत्मा में कुछ भावनाएं नजर आईं। भले ही सोंग यान बार बार यह कहती रही कि आत्मा बनने के बाद उसमें कोई भावना नहीं बचा, गु यीजिन जानती थी वह झूठ बोल रही है। सोंग यान इंसानों के जितना एक आत्मा बनकर हो सकती थी, उतनी इंसानी बन चुकी थी, मगर फिर भी उसने अपने जज्बात छुपाना सीख लिया था। अपनी पूरी जिंदगी में गु यीजिन ने कभी भी सोंग यान के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं देखा। वह हमेशा उतनी ही शालीन और विनम्र रही जैसी एक सेवक अपने स्वामी के प्रति होती है। मगर गु यीजिन के लिए सोंग यान कभी सेविका नहीं थी। उसकी ये जानबूझकर बनाई गई दूरी अक्सर गु यीजिन को तकलीफ देती थी, और अब आखिरकार मौत के दरवाजे पर ही सही, सोंग यान ने कुछ भावनाएं तो जाहिर की। सोंग यान, मेरे पास अब कोई वारिस नहीं है जिसे मैं तुम्हारी आत्मा वाली अंगूठी सौंप सकूं। मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया है जिसका तुम सदियों से इंतजार कर रही थी। स्वामिनी। सोंग यान एकदम से खड़ी हो गई और उसके धुएं जैसे शरीर के चारों ओर फैली काली ऊर्जा अस्थिर होने लगी। उसे पता था कि गु यीजिन की मृत्यु निकट है। एक आत्मा होने के नाते उसे मृत्यु की आहट साफ महसूस होती थी, लेकिन बाकी सभी स्वामियों की तुलना में गु यीजिन ने उसे इंसान की तरह सम्मान दिया था। ऐसा स्नेह उसे अपने पहले स्वामी के बाद कभी नहीं मिला। गु यीजिन को खोना उसे दुखी कर रहा था, मगर वह जानती थी कि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। अगर वह आनी है तो आएगी, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले ही यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि सोंग यान की यिन ऊर्जा गु यीजिन की जीवन रेखा को अब तक बनाए रख सकी थी। सोंग यान धीरे धीरे अपनी उस स्वामिनी के पास पहुंची जो एक बच्चे से वृद्धा में बदल चुकी थी, और आदरपूर्वक झुककर बोली, स्वामिनी, आपकी शिष्या सदैव आपकी आभारी रहेगी। अब आप चैन से विश्राम करें। गु यीजिन का समय समाप्त हो रहा था और सोंग यान का भी। अब उसकी भी बारी थी। खुश रहो यान यान। यही थे गु यीजिन के आखिरी शब्द। इसके बाद उन्होंने अपनी बची खुची आत्मिक ऊर्जा का उपयोग किया और एक गर्म ऊर्जा की लहर सोंग यान को छू गई। अगले ही पल आकाश से बिजली गिरी और जमीन कांप उठी, जिससे पूरा मंदिर तहस नहस हो गया। सब कुछ अराजकता में डूब गया। सोंग यान, क्या तुम मरने का नाटक कर रही हो? ये मत सोचो कि कार ने जरा सा छू दिया और तुम मरने लगी। सुन लो, चाहे तुम आज मर भी जाओ, मेरे भाई फिर भी तुम्हें देखने नहीं आएंगे। सोंग यान को एक जानी पहचानी घमंडी आवाज सुनाई दी और तभी उसकी पलकें कांपीं। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, दो परिचित चेहरे सामने आए। एक गुस्से से लाल था तो दूसरा डर और हैरानी से पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, मानो जो कुछ देख रही हो उस पर यकीन ही न हो। सोंग यान ने अपना ऊपरी शरीर उठाया और सीधे बैठ गई। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। आखिर उसकी आत्मा एक बार फिर शारीरिक रूप में लौट आई थी। इतने वर्षों तक भटकती आत्मा रहने के बाद। सोंग यान, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैं कह रही हूं कि मेरा भाई नहीं आएगा, इसलिए ये ड्रामा बंद करो। चुप रहो, सोंग यान ने तीखे स्वर में कहा और पहली बार ऊपर देखा। उसका सिर ऐसा धड़क रहा था जैसे किसी भी पल फट जाएगा।
लेकिन सामने खड़ी इस अमीरजादी को बस अपना गुस्सा निकालना था। अगर वह सही थी तो आज वही दिन था जिस दिन उसकी जिंदगी एक हादसे में खत्म होनी थी। गु यीजिन ने उसे ठीक उसी दिन वापस भेजा था जिस दिन उसकी जीवन रेखा टूटी थी। तुमने मुझसे क्या कहा? फू रोंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमेशा चुप और डरपोक रहने वाली सोंग यान ने आज उससे इस तरह से बात की। वह पिछले 5 सालों से उसके भाई की पत्नी थी, लेकिन एक बार भी उसकी आंखों में आंख डालकर बात नहीं की थी। और आज मैंने कहा, चुप रहो, सोंग यान ने सख्त लहजे में दोहराया और फू रोंग की तरफ ठंडी नजरों से देखा। एक जमाना था जब वह इस ननद के सामने सर झुकाकर चलती थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह फू परिवार के हर सदस्य को दिल से अपनाना चाहती थी। लेकिन उस परिवार में दादा फू के अलावा किसी ने उसे कभी स्वीकारा ही नहीं। अब उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। कितनी बेवकूफ थी वो। फू रोंग और बाकी सबको सोंग लान पसंद थी और वह थी कि सबके तले कुचली जाती रही। मैंने सब सुना है, पहली बार में ही। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारा भाई इतना अनमोल है कि मैं सोंग यान उसके लिए कार के आगे कूद जाऊंगी? चाहे वो जितना भी कीमती हो, मेरी जान से कीमती नहीं है। 500 साल एक भटकती आत्मा के रूप में बिताने के बाद सोंग यान से बेहतर कोई नहीं जानता था कि जिंदगी कितनी अनमोल होती है, न जिंदा और न मरी। वह हालत अब वह फिर कभी नहीं झेलना चाहती। अब जब उसे दोबारा जीने का मौका मिला है तो वह पहले जैसी गलतियां कभी नहीं दोहराएगी। सोंग यान एक डरपोक और कमजोर औरत मानी जाती थी जिसे बस किस्मत के सहारे फू युशेंग जैसा पति मिल गया था। इस शादी का प्यार से कोई लेना देना नहीं था। असल में उनकी माताएं बचपन की सहेलियां थीं और तभी से तय हो गया था कि उनके होने वाले बच्चे आपस में शादी करेंगे, वो भी तब जब दोनों का जन्म भी नहीं हुआ था। गर्भ में रहते ही इनकी सगाई हो गई थी और यही वजह थी कि सोंग यान अपने आप में साधारण होते हुए भी फू युशेंग जैसी शख्सियत की पत्नी बन पाई, जो महज 26 साल की उम्र में फू कॉरपोरेशन का सीईओ बन चुका था। जब तक उसके सास ससुर जिंदा थे, सोंग यान को फू परिवार में कुछ सम्मान मिला करता था। मगर एक सड़क हादसे में दोनों की मृत्यु के बाद उसकी हैसियत एकदम से गिर गई। फू रोंग उसकी बेशर्म ननद ने सोंग यान को फू युशेंग के कमरे से निकालकर स्टोर रूम में रहने को मजबूर कर दिया। और ये सब हुआ सोंग लान के बहकावे में आकर। उस समय सोंग यान गर्भवती थी। उसके ससुर दादा वर्षों से फू मेंशन में नहीं रह रहे थे और इस सब की कोई खबर नहीं रखते थे। बाकी परिवार वालों को सोंग यान की परवाह ही नहीं थी। सोंग यान के होठों पर तिरस्कार से भरी मुस्कान फैल गई। वह सचमुच बहुत मूर्ख थी। उसे इतनी बुरी तरह सताया गया, फिर भी वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। यहां तक कि प्रसव के बाद डिप्रेशन में भी चली गई। दीदी, आप ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? सोंग यान की ठंडी आवाज सुनकर सोंग लान घबरा गई। उसने सोंग यान को इस तरह कभी नहीं देखा था। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ी और सोंग यान का हाथ थामते हुए धीरे से बोली, दीदी, रोंग बस आपकी चिंता कर रही थी और कुछ नहीं। आखिर आप किसी चलती कार के आगे कैसे कूद सकती है? क्या आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो गया? सोंग यान ने सोंग लान के मासूम चेहरे को देखा और उसकी आंखों में नफरत भर आई। उसकी यिन और यांग दृष्टि को साफ दिखाई दे रहा था। सोंग लान के चारों ओर सुनहरी आभा लिपटी थी। यह भाग्य, यह सौभाग्य जो कभी सोंग यान का था, सोंग लान और उसकी मां ने मिलकर उससे छीन लिया था। मगर इस बार सोंग यान ने गुस्से में कोई कदम नहीं उठाया। उसने खुद को शांत किया। नहीं, अभी समय नहीं था शक जगाने का। वह सोंग लान को ये एहसास नहीं होने देना चाहती थी कि उसे पता चल चुका है कि उसकी किस्मत कैसे छीनी गई। उधर फू रोंग जो सोंग लान के कहे अनुसार चलती थी, जैसे चूजा मुर्गी के पीछे गुस्से से भड़क उठी। कौन चिंता कर रहा है इसकी? एक मनहूस। अगर मरना ही है तो चुपचाप मर जा। मेरे और मेरे तीसरे भाई के लिए तमाशा क्यों कर रही है? फू रोंग, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास जुबान है, इसका ये मतलब नहीं कि जो मन में आए बकवास बोलो। और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ये मत समझो कि बाकियों के पास भी नहीं है।
और सोंगलान, तुमने कहा कि मैं चलती कार के आगे कूद गई। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम वहां थी? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम कह दो तो वो सच हो जाएगा? तुम क्यों इस बात को छुपा रही हो कि वो एक सच्चा एक्सीडेंट था? सोंग यान ने दांत भींचते हुए यह कहा। वह चाहती थी कि अपनी छिनी हुई किस्मत वापस पाले, मगर जब तक उसे वो आयाम चक्र नहीं मिल जाता जिसे सोंगलान ने कहीं छुपाया है, वह कुछ नहीं कर सकती। उसकी काली आंखें जो सितारों जैसी चमकती थीं, अब सोंगलान पर इस तरह टिकी थीं मानो उसे जिंदा निगल जाना चाहती हों। सोंगलान की धड़कनें रुक गईं। वह एक कदम पीछे हट गई। कल रात उसने और उसकी मां ने मिलकर सोंगयान का भाग्य छीन लिया था, और इसी वजह से सोंगलान अब सोंगयान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसी ने ये एक्सीडेंट प्लान किया था ताकि सोंगयान की मौत हो जाए और वो बेफिक्र होकर फू युशेंग से शादी कर सके। लेकिन कौन जानता था सोंगयान बच जाएगी, और अब तो लगता है कि उसे शक भी हो गया है। तुम दीदी लान से लड़ाई क्यों कर रही हो? फू रोंग की आंखों में आग जल उठी जब उसने देखा कि सोंगयान उसकी प्रिय दीदी लान को घूर रही थी। अगर तुम इतनी महान हो तो मेरे भाई को तलाक क्यों नहीं दे देती? अब तक क्यों उससे चिपकी बैठी हो? ठीक है, तब तुमने क्या कहा? फू रोंग, जो अब तक गुस्से में भरी हुई थी, सोंगयान के जवाब से सन्न रह गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं फू युशेंग से तलाक दूंगी, लेकिन मैं अपने बेटे की पूरी कस्टडी चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो, बिल्कुल पागल। फू रोंग ने अविश्वास से आंखें फैलाकर कहा, तुम ऐसी बात कह भी कैसे सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता दादाजी उस बच्चे से, मेरा मतलब है चेन चेन से, कितना प्यार करते हैं? तुम उसके एकल अभिभावक बनने की बात कैसे कर सकती हो? तो क्यों नहीं कर सकती? सोंगयान ने अपने बालों की एक लट को ठीक करते हुए तिरस्कार से भरी आंखों से देखा। क्या तुम्हें हर बार इतनी नाटकीयता दिखानी जरूरी है? जब से मेरा चेन चेन इस दुनिया में आया है, तुम और तुम्हारा तीसरा भाई उसे हर बार ताना मारते हो। नीच कुल का, अपवित्र खून। क्या कुछ नहीं कहा है तुमने? अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरा बेटा अपने कमरे से बाहर आने से भी डरता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो मेरी कोख से पैदा हुआ? क्या इसलिए कि तुम मुझसे नफरत करती हो? तुम्हें हक मिल गया एक मासूम बच्चे को मानसिक रूप से तोड़ने का? उसकी आवाज में अब ठंडी आग थी। मैं अपना बच्चा क्यों छोड़ दूं इस घर में? क्या इंतजार करूं जब तक वो डिप्रेशन में चला जाए या पागल हो जाए? फू चेन सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, उसकी रगों में आधा खून फू युशेंग का भी है। सिर्फ मैंने ही उसे जन्म नहीं दिया। सोंगयान की बात सुनकर फू रोंग की बोलती बंद हो गई। उसके जहन में बहुत कुछ था जो वो सोंगयान को सुना सकती थी, मगर इन शब्दों ने जैसे उसके मुंह पर ताला लगा दिया। सोंगयान की बातों में दम था। चेन चेन सिर्फ एक बच्चा था। वह अपने माँ बाप चुनकर नहीं आया था। एक कॉलेज जाने वाली युवती होकर एक 5 साल के मासूम को तंग करना उसके लिए शर्म की बात थी। अब तक जिस सोंगयान को वह दबा रही थी, आज वो उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। फू रोंग ने उसे क्रोध से देखा, मगर अब सोंगयान डरने वाली नहीं थी। अब की बार उसने नजरें झुकाई नहीं, सीधे जवाब दिया, यान, अगर तुम तलाक नहीं चाहती तो साफ साफ कह दो, मगर दादाजी का दिल दुखाकर क्या मिलेगा? सोंगलान, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, तुरंत बोल पड़ी। उसकी आवाज में चिंता का ढोंग था। क्या तुम्हें नहीं पता, चेन चेन दादाजी का सबसे प्यारा पोता है। अगर तुम उसे साथ ले जाओगी तो दादाजी का दिल टूट जाएगा। सोंगयान ने उसकी ओर देखा। यह चाल वह भली भांति पहचानती थी। ये कोई चिंता नहीं थी, ये तो फू रोंग को और भड़काने की कोशिश थी। उसने ये चाल पहले भी सैकड़ों बार देखी थी। हाँ बिल्कुल, फू रोंग जैसे ही मौका मिला सोंगलान के दिए गए बहाने को लपक लिया। तुम तो चेन चेन का इस्तेमाल करके फू परिवार में टिकना चाहती हो। छी, ऐसी घटिया औरतों से क्या उम्मीद रखनी। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि तुम इस तरह की चालें चलोगी। अब उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखों में झर भर गया था। तुम उस बच्चे को ले जाने का सपना भी मत देखना, उसने चिल्लाते हुए कहा। चाहे हम उसे पसंद न करें, लेकिन वो फिर भी एक फू है। या तो तुम अकेली चली जाओ
या फिर इस घर में एक लाश की तरह चुपचाप रहो। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सच में? तुम ऐसा सोचती हो? सोंग यान ने होंठों को तिरस्कार से मोड़ा और फू रोंग को घूरते हुए बोली। फू परिवार को हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त रहा था, उनके उदार कार्यों और पुण्य की वजह से। परिवार के हर सदस्य के जन्म पर उनके चारों ओर बैंगनी ऊर्जा, पर्पल क्यूई, प्रकट होती थी, जो उनके भाग्य और सौभाग्य का प्रतीक थी। अगर सोंग यान गलत नहीं थी, तो सोंग लान की अगली शिकार फू रोंग ही थी। हालांकि सोंग यान की अपनी क्यूई शुद्ध थी और वो फू युशेंग की बैंगनी क्यूई के साथ पूर्ण रूप से मेल खाती थी, पर जब सोंग लान ने उसकी किस्मत छीनी तो उसकी ऊर्जा दूषित हो गई। और इसलिए चाहे सोंग लान कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी फू युशेंग के साथ मेल नहीं खा पाई। आखिरकार उस पागलपन में उसने फू रोंग पर हमला किया, उसे बलात्कार करवाकर मरवा दिया और फिर उसकी लाश से बैंगनी ऊर्जा चुरा ली। यही कारण था कि सोंग यान को फू रोंग से कोई नफरत नहीं थी। उसकी नजर में फू रोंग और फू युशेन तो बस ऐसे बचकाने लोग थे जो सोंग लान की हर झूठी बात पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे। ये सब करने के बाद उन्हें अपनी करनी का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। यान, मैं जानती हूं तुम नाराज हो, लेकिन सोचो जरा, चेन के बारे में सोचो। तुम उसे क्या दे सकती हो? सोंग लान ने सौम्य आवाज में कहा। भाई, युशेंग के पास सब कुछ है, पैसा, ताकत, नाम। तुम्हारे पास क्या है? मेरा प्यार। सोंग यान की आवाज में चट्टान जैसी ठंडक थी, वो चीज जो फू युशेंग कभी नहीं दे सका, क्योंकि उसके लिए तो लौट कर इस देश आना भी मुमकिन नहीं। जब उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ तब भी नहीं। क्या तुम समझती हो कि वो कभी अपने बेटे के लिए लौटेगा? सोंग यान ने गहरी सांस ली। उसे लगा था कि सोंग लान को देखकर उसका खून खौल उठेगा, लेकिन आज वह अविश्वसनीय रूप से शांत थी। किसी के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन मेरा बेटा और मैं वैसी सोच नहीं रखते, और ये बात तुम दोनों की राय से नहीं बदलने वाली। तलाक होगा और मैं चेन को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब की बार फू रोंग और सोंग लान दोनों के चेहरे पर गहरा स्तब्ध भाव था। उनके सामने खड़ी यह औरत पहले वाली सोंग यान नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी, एक अटूट दृढ़ता। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ये एक्सीडेंट का असर है, शायद इसीलिए वो इतनी बदली हुई लग रही है। पर उन्हें क्या पता था, ये बदलाव असली था। तुम दोनों अब जाओ और फू युशेंग से कहो कि तलाक के कागज तैयार करवाए, वरना। सोंग यान ने अपने फोन की स्क्रीन को देखा, फिर कहा, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी, और फिर देखना फू परिवार की कैसी फजीहत होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? फू रोंग बोल ही रही थी कि तभी सोंग यान ने फोन पर रिकॉर्डिंग चला दी। तिस्क तिस्क, सोचो क्या ट्रैफिक आएगा, उसने व्यंग्य से कहा। फू कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी अस्पताल में घायल औरत पर चिल्ला रही है, उसे ताने दे रही है, कमजोर बीमार बहू पर अत्याचार कर रही है। जनता इसे माफ नहीं करेगी। उसकी आंखों में क्षणिक करुणा की झलक थी, मगर आवाज में बर्फ जैसी बेरुखी। फू रोंग का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उसने फोन छीनने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन तभी सोंग यान के कमरे की सारी लाइट्स एक के बाद एक फट गईं। पल भर में तीनों गहरे अंधेरे में डूब गए। बाहर से चीखें, कराहें और मुर्दों के परिजनों की रोने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन फिर जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो, पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? फू रोंग ने घबराकर अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और इधर उधर देखने लगी। उसके पीछे सोंग लान ने भी वैसा ही किया। हालांकि कमरे में हल्की रोशनी हो गई, फिर भी चारों तरफ भयानक अंधेरा पसरा था। फू रोंग की नजर बेड पर पड़ी, बिल्कुल खाली था। सोंग यान का कहीं नामो निशान नहीं था। वो थोड़ा और पास गई, लेकिन तभी उसकी गर्दन पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, इतना ठंडा कि रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। ये कमरा इतना डरावना क्यों लग रहा है, और बाहर की आवाजें भी नहीं आ रहीं। फू रोंग कांपती आवाज में बोली, छोड़ो, चलो यहां से, चलो निकलते हैं, मैं भाई से बात करूंगी। डरने की क्या बात है, अब भी भूत प्रेत पर यकीन करती हो क्या? सोंग लान ने जवाब दिया।
उसकी आवाज में घबराहट छुपी हुई थी। ये कोई भूतिया जमाना नहीं है। ये कमरा हॉन्टेड कैसे हो सकता है? वो जानती थी कि सोंग यान उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी और उसने बड़ी मेहनत से उसे रास्ते से हटाया था। इसलिए वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि कोई परलौकिक शक्ति उसे चुनौती दे सकती है। लेकिन तभी फू रोंग चीख उठी और कांपते हुए किसी चीज की ओर इशारा करने लगी। सोंग लान भी चौंक कर पलटी और जब उसने देखा तो उसका खून जम गया। उनके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि काले धुएं जैसा एक आकृति खड़ी थी, जिसकी उपस्थिति से कमरा और भी ठंडा हो गया। तुमने मुझसे वो छीना जो मेरा था, उस काले धुएं ने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज कब्र से आती लग रही थी। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। जाकर उसे कहो मैं लौट रही हूं। तैयार रहे वो। जो कुछ भी उसके पास है वो सब मेरा है। सोंग लान का पूरा शरीर पसीने और डर से भीग गया। वो चाहती थी कि ये बस सोंग यान की कोई चाल हो, लेकिन कैसे? वो जानती थी कि सिर्फ वही जानती थी किस्मत छीनने की बात को, तो ये कैसे जान गई? फू रोंग ने डरते डरते उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो चलो यहां से। लेकिन सोंग लान की टांगें जैसे जम चुकी थीं। वो हिल भी नहीं सकी। और फिर दोनों की मोबाइल फ्लैशलाइट्स भी बंद हो गईं। नहीं, मेरा फोन अभी तो पूरा चार्ज था। फू रोंग रोती हुई चिल्लाई, मैं यहां नहीं रुकूंगी, मुझे निकलना है। और तभी उन्होंने देखा वो काली आकृति अपना मुंह खोल रही थी, जैसे उन्हें निगलना चाहती हो। भूत, भूत है ये। सोंग लान ने फू रोंग को धक्का दिया और खुद भाग खड़ी हुई। फू रोंग वहीं बैठी की बैठी रह गई, स्तब्ध। उसका शरीर कांप रहा था। वो उठना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन तभी कुछ गीला, सड़ा हुआ और बदबूदार उसके चेहरे पर गिरा। सड़ा हुआ मांस था वो। उसने डर के मारे ऊपर देखा। वो काली आकृति अब उसके ठीक ऊपर झुकी थी। उसका आधा सड़ा चेहरा डरावनी मुस्कान में तिरछा हो रहा था। फू रोंग के सामने वो आकृति अपना सिर टेढ़ा करके घूरने लगी। फिर उसने अपना टूटा हुआ जबड़ा खोला और एक भयावह गर्जना की। ये सब बहुत ज्यादा था। फू रोंग चीखी, बिलबिलाई और दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। भूत की दीवार, उसके जहन में खटका। ये भूत दीवार है, मैं बाहर नहीं जा सकती। वो चिल्लाई, दरवाजा खरोंचने लगी, लेकिन दरवाजा वैसे ही बंद रहा। पीछे से वो काली आकृति दर्दनाक आवाजों के साथ आगे बढ़ती रही, जैसे उसके हड्डियां चरमरा रही हों, जैसे वो खुद टूटी फूटी हो। लेकिन फिर भी रुक नहीं रही थी और अंततः फू रोंग डर के मारे बेहोश हो गई और खुद को पेशाब भी कर दिया। जब सोंग यान ने देखा कि फू रोंग बेहोश हो गई है, तो उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और वो आधे सड़े चेहरे वाला भूत तुरंत शांत हो गया, जैसे किसी ने उसे जंजीर में जकड़ लिया हो। स्वामिनी, भूत ने कहा और धीरे धीरे पीछे हट गया। असल में वो भूत अपनी मर्जी से सोंग यान के आगे झुका नहीं था, बल्कि सोंग यान की शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से डर गया था और उसी भयवश दब गया। सोंग यान ने सिर हिलाया और कहा, अपनी भूतियां दीवार वापस खींच लो। भूत ने सिर झुकाकर हाँ में जवाब दिया और अपनी भूतियां बाधा को पीछे खींच लिया। जैसे ही दीवार हटी, कमरे में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। जो लाइट्स फूटी थीं, वो अब तेजी से जल रही थीं और कमरे में किसी भी डरावनी चीज का कोई निशान नहीं था। यहां तक कि फू रोंग के कपड़े भी अब सूखे हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोंग यान ने अपने स्पेस रिंग से एक स्मृति बंद करने वाला तावीज, मेमोरी लॉकिंग चार्म, निकाला, जो उसे गु यीजिन से मिला था, और फू रोंग पर चिपका दिया। यह याद आज के लिए किसी काम की नहीं थी, लेकिन जब सोंग लान अपना असली चेहरा दिखाएगी, तब ये काम आएगी। इसे सोफे पर लिटा दो, सोंग यान ने कहा और वापस जाकर अपने अस्पताल के बिस्तर पर लेट गई। इसके बाद यहीं रहो, मुझे तुमसे एक काम लेना है। जी। भूत लड़की कांप उठी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो गई कि आज भी वो उस यिन रिंग में फंसी हुई है। वो और सोंग यान तो साथ साथ साधना कर चुकी थी। फिर ऐसा क्या था कि सोंग यान को जीवन वापस मिल गया और वो अब भी बंदी बनी हुई थी?
क्या इसका मतलब ये है कि उसकी बहुत सालों की साधना व्यर्थ हो गई? नहीं हुई। सॉन्ग-यान ने उसके मन की बात को सही सही पढ़ते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब गु यीजिन के निधन के बाद यिन रिंग की असली मालकिन वही थी और रिंग में बंद हर आत्मा की भावना और सोच को वो आसानी से समझ सकती थी। तुम्हारी साधना अब भी है, वरना तुम इतनी कुशलता से भूतिया दीवार खड़ी नहीं कर पाती। जहां तक बात रिहा न होने की है, मैंने अपने दुश्मनों का खून नहीं बहाया। जितना भी क्रोध और नफरत मेरे अंदर थी, मैंने किसी की जान नहीं ली। इसी वजह से मैं अपनी शुद्ध आत्मा और आध्यात्मिक ऊर्जा को बचा पाई। और तुम नहीं। उस भूत लड़की का नाम था फांग यानली। वो अपने सौतेले पिता के हाथों मारी गई थी जब उसने उसे उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। उस व्यभिचारी जोड़े ने पहले उसे एक्सीडेंट में मारने की साजिश रची और फिर उसकी मां को भी मारकर पूरी जायदाद हड़पने का प्लान बनाया था। लेकिन उससे पहले कि वो उसकी मां को भी मार पाते, फांग यानली ने दोनों को मार डाला, अपनी मौत का बदला लिया, लेकिन साथ ही अपने कर्मों से खुद को श्रापित भी कर लिया। अगर गु परिवार के मुखिया ने उसे समय पर नहीं संभाला होता तो वो आज एक राक्षसी आत्मा बन चुकी होती। फांग यानली ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सॉन्ग यान के पास खड़ी हो गई। उसे अब पता था कि वो श्रापित है और अब सिर्फ अपने पापों की कीमत चुका सकती है। सॉन्ग यान ने एक नजर उस उदास भूत पर डाली और कहा, हाय, तुम इतनी डरावनी क्यों दिखती हो? कुछ कर लो अपने इस हाल का। हर बार जब तुम दिखती हो मेरा मूड खराब हो जाता है। उसका लहजा थोड़ा व्यंग्यपूर्ण था, लेकिन फांग यानली समझ गई कि ये बात सॉन्ग यान ने उसे उसके अतीत से बाहर निकालने के लिए कही थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ कहने से पहले ही अस्पताल का दरवाजा जोर से खुला और घबराई हुई चिल्लाती हुई सॉन्ग लान अंदर भागती हुई आई। मैं सच कह रही हूं, यहाँ भूत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप लोगों को मेरी बात माननी होगी। उसके पीछे डॉक्टरों और नर्सों का एक समूह खड़ा था, जो ऐसे देख रहा था जैसे उन्हें पूरा यकीन हो गया हो कि सामने खड़ी औरत मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मिस सॉन्ग, कृपया शांत हो जाइए और इधर देखिए। आप जिस भूत की बात कर रही हैं, वो कहाँ है? कमरे में सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, सॉन्ग यान की सर्जरी के जिम्मेदार डॉक्टर ने झुंझलाकर कहा। बीती रात उसने 14 घंटे तक एक मरीज की जान बचाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बिताए थे, और जैसे ही उसने थोड़ी देर आराम करने की सोची, सॉन्ग लान रोती हुई आ गई कि उसने भूत देख लिया है। इस तरह की बातें अस्पताल की साख के लिए अच्छी नहीं होती। अगर ये अफवाह फैल गई कि अस्पताल में भूत हैं, तो फिर कौन यहाँ इलाज करवाने आएगा? इसलिए डॉक्टर ने जानबूझकर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची रखी, ताकि पास में खड़े तमाम लोग भी सुन लें कि यहाँ सब कुछ सामान्य है। कैसे कह सकते हैं कि सब ठीक है? सॉन्ग लान कुछ कह ही रही थी कि उसकी नजर गई सॉन्ग यान पर, जो अब अपने बिस्तर पर सीधी बैठी थी, हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी, और बगल में फू रोंग आराम से सोफे पर खर्राटे मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखा, डॉक्टर ने सख्ती से कहा, यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो सॉन्ग यान के कमरे में घुस गया। जब वो यहाँ आ ही गया था तो सोचा कि सॉन्ग यान की हालत चेक कर ले। सॉन्ग लान हक्की बक्की रह गई। उसने छत की ओर देखा, जहाँ की एलईडी लाइटें बिल्कुल सही थीं। फिर जमीन की ओर देखा, वहां कांच का एक भी टुकड़ा नहीं पड़ा था। हाँ, कमरे में ठंडक कुछ ज्यादा थी, मगर बाकी सब पूरी तरह सामान्य था। सॉन्ग यान ने सॉन्ग लान की चौंकी हुई शक्ल देखी और व्यंग्य से मुस्कुरा दी। दीदी, कई बार डर भूतों से नहीं बल्कि जिंदा लोगों से लगता है। मुझे लगता है आपके मन में कोई अपराध बोध है जो आपको तनाव दे रहा है। क्यों ना किसी अच्छे मनोचिकित्सक से सलाह लें? मुझे लगता है मैडम फू सही कह रही हैं। डॉक्टर ने सॉन्ग लान की ओर देखा, जिसने उनकी नींद खराब कर दी थी। फिर सॉन्ग यान की कलाई छोड़ते हुए कहा, आप अब घर जा सकती हैं। आप लंबे समय तक कोमा में थीं, लेकिन आपका शरीर खुद को ठीक करने में सफल रहा। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं,
ये सुनते ही सॉन्ग लान को जैसे होश आ गया। उसने सॉन्ग यान को गुस्से से घूरा। इस कमबख्त औरत ने उसे पागल कह दिया था। कोई बात नहीं, वो जल्द ही उसे सबक सिखाएगी। आखिरकार सॉन्ग यान की किस्मत तो अब उसके पास है, तो इस औरत के जिंदा रहने का क्या मतलब? वो फू रोंग को उठाकर अध नींद में खींचती हुई बाहर ले गई। डॉक्टर ने जाते जाते सॉन्ग यान को कुछ जरूरी निर्देश दिए और फिर बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सॉन्ग यान ने फांग यानली की ओर देखा और कहा, जाकर सॉन्ग लान का पीछा करो। वो जरूर उसी जगह जाएगी जहां उसने मेरी बालों वाली गुड़िया को एक तंत्र में फंसा रखा है। मुझे उस तंत्र को तोड़ना है, इसके पहले कि वो मेरी किस्मत पूरी तरह से चुरा ले। समझ गई? फांग यानली ने कहा। फिर वो हवा में उठी और अगले ही पल धुएं की तरह गायब हो गई। सॉन्ग लान की समस्या से निपटने के बाद सॉन्ग यान ने एक लंबी सांस ली। अब वो कहीं ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी। उसे फांग यानली पर पूरा भरोसा था। उस लड़की की साधना उससे बस थोड़ा ही कम थी। जब तक फांग यानली का सामना किसी ऐसे दुश्मन से न हो जिसकी शक्ति सॉन्ग यान जैसी स्वर्गीय मास्टर के बराबर हो, तब तक वो पूरी तरह सुरक्षित थी। अब उसके पास एक भूत जांच करने वाली साथी थी, इसलिए सॉन्ग यान को सॉन्ग लान का पीछा करने की जरूरत नहीं थी और न ही उस जगह को अंधाधुंध ढूंढने की जहां सॉन्ग लान और उसकी मां ने उसकी और उसकी मरी हुई मां की किस्मत चुराने के लिए तंत्र गाड़ा था। हालांकि अगर सॉन्ग यान का अंदाजा सही था, तो सॉन्ग लान की मां ने जो भाग्य उसकी मां से चुराया था वो अब खत्म होने को था, वरना वे लोग फू रोंग जैसी लड़की पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते जो कि फू परिवार से थी। लेकिन सॉन्ग यान को फू रोंग की कोई चिंता नहीं थी। वो लड़की ज्यादा जिद्दी और बिगड़ी हुई थी। उसे सबक सिखाने के लिए डर और 2-4 थप्पड़ जरूरी थे। सब कुछ संभाल लेने के बाद सॉन्ग यान ने अस्पताल से छुट्टी के कागजों पर दस्तखत किए और बाहर निकल गई। नर्सों की हमदर्दी भरी निगाहों पर उसने ध्यान भी नहीं दिया। वैसे भी यह पहली बार तो था नहीं। जब उसने फू चेन को जन्म दिया था, तब उसका पति सिर्फ कुछ मिनट के लिए उसके पास आया था और बोला था, अच्छा काम किया। अच्छा काम? क्या वो कोई सरोगेट मां थी जिसे उसने पैसे देकर अपने बेटे को जन्म देने के लिए रखा था? वो उसकी पत्नी थी जिसने अपना शरीर, अपनी जान तक झोंक दी थी उसके बेटे को जन्म देने के लिए, और वो कह रहा था, अच्छा काम किया। सालों तक सॉन्ग यान ने फू यू शेंग को दोष दिया, लेकिन फिर जब उसने उसका पूरा जीवन देखा तो उसे समझ आया। उसकी मौत के बाद भी फू यू शेंग ने कभी दोबारा शादी नहीं की। चाहे कितनी भी औरतों ने उसे रिझाने की कोशिश की हो, उसने किसी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। जब समय आया, उसने सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया और खुद रिटायर हो गया। दुर्भाग्य से उनका बेटा फू चेन उस उम्र तक भी नहीं पहुंच सका जब वो अपने पिता की जगह ले पाता। वो एकमात्र वक्त था जब सॉन्ग यान ने फू यू शेंग को रोते हुए देखा था। उसका पति ठंडा, निष्ठुर और भावहीन था, लेकिन वो एक अच्छा पति था। एक बार जब उसने सॉन्ग यान को पत्नी माना, तो फिर कभी किसी और औरत को अपनी जिंदगी में नहीं लाया। और जब फू चेन की मौत हुई, तो फू यू शेंग ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, लेकिन कभी किसी और से बच्चा पैदा करने की कोशिश नहीं की। वो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। शुरुआत से लेकर अंत तक वो सिर्फ सॉन्ग यान का ही रहा, और उसे यह भी मालूम था कि उसके दिल में सॉन्ग लान के लिए कोई जगह नहीं थी। वो बस बचपन की दोस्त थी, और उसी नाते फू यू शेंग ने उसके साथ शिष्टाचार निभाया था। लेकिन अगर सॉन्ग यान को तलाक लेना था, तो उसे एक ईर्ष्यालु पत्नी का नाटक करना होगा जो अपने पति को रंगे हाथों पकड़ चुकी हो। हाय, कितना झंझट है। सॉन्ग यान ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने तलाक नहीं लिया और फू परिवार को नहीं छोड़ा, तो उसकी जान हर वक्त खतरे में रहेगी। सॉन्ग लान उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी। अपना बदला लेने के लिए सॉन्ग यान को अंधेरे में रहना होगा, और ये तब तक मुमकिन नहीं था जब तक वो फू यू शेंग की पत्नी बनी रहती। सब कुछ सोच विचार कर उसने वो ऑडियो क्लिप एडिट की जिसमें फू रोंग जोर जोर से कह रही थी कि फू यू शेंग को सॉन्ग लान से प्यार है और वही उसके लायक है।
फिर उसने वो क्लिप एक लिंक के रूप में फू यू शेंग को भेज दी। उसका मैसेज छोटा और सीधा था। अब मुझे समझ आ गया है कि आप मेरे साथ कभी क्यों नहीं रहे। माफ कीजिए कि मैंने वो जगह घेर रखी थी जो मेरी नहीं थी। अब जब मुझे पता चल गया है कि आपके दिल में कोई और है, मैं तलाक चाहती हूँ। संदेश भेजने के बाद सॉन्ग यान के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। कभी भी उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया था। जब वो भोली और मासूम थी, तब भी वो एक अच्छी पत्नी की तरह पेश आई थी, जिसे अपने पति पर अटूट भरोसा था। अब जब उसे ईर्ष्यालु पत्नी का नाटक करना पड़ा, तो उसके लिए ये सब काफी ईयू वफ जैसा था। सॉन्ग यान ने टैक्सी ली और फू हाउस लौट आई। क्योंकि अभी दोपहर का वक्त था, न ही फू यू शेंग घर पर था और न ही फू रोंग। फू रोंग जरूर सॉन्ग लान को लेकर शॉपिंग पर गई होगी, उसे डर से उबारने के लिए। और जहां तक फू यू शेंग की बात है, वो तो कभी घर पर होता ही नहीं। जरूर अपने पेंट हाउस में होगा, किसी अस्थाई मोहब्बत के साथ। जब सॉन्ग यान को फू यू शेंग का अंत याद आया, तो उसने सिर हिलाया। उस आदमी को वही मिला जो उसने किया था। उसने अब फू यू शेंग के बारे में सोचना भी छोड़ दिया और सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ दौड़ी, सीढ़ियां दो दो करके चढ़ते हुए। 500 साल की तपस्या के बाद आज उसे वो मिल रहा था जो उसका हक था। चेन, चेन। फू चेन, जो एक किताब पढ़ रहा था, अपनी माँ की आवाज सुनते ही ऊपर देखा। जैसे ही उसकी नजर माँ पर पड़ी, मोटी मोटी आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। उसने किताब फेंकी और अपनी माँ की गोद में कूद पड़ा। मम्मी, मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत डर गया था। सब कहते थे कि अब डैडी किसी और आंटी को मेरी मम्मी बना देंगे। सॉन्ग यान, जो फू चेन से भी ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती थी, उसका दिल दर्द से कस गया। उसका मासूम बेटा। वो जानती थी कि इस फू हाउस में बिना पिता और दादा के उसका बेटा कितना कुछ सहता रहा है। फू यू शेंग और फू रोंग ने सॉन्ग लान की भड़काने पर फू चेन को बुरी तरह तंग किया था। अब मत रो, मम्मी आ गई है और अब मम्मी कहीं नहीं जाएगी। चेन, चेन, चलो इस घर से चलते हैं, यहाँ हमें कोई पसंद नहीं करता। सॉन्ग यान को डर था कि फू चेन मना कर देगा या बहुत हैरान हो जाएगा, लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रही जब उसका बेटा पूरी दृढ़ता से सिर हिलाकर तैयार हो गया। चेन, चेन चलेगा, कोई चेन चेन को पसंद नहीं करता। आंटी डांटती है, तीसरे अंकल चिढ़ाते हैं, डैडी को भी चेन चेन की परवाह नहीं। अब चेन चेन को यह घर पसंद नहीं, उसे डैडी से नफरत है, आंटी और अंकल से भी नफरत है। फू चेन इस बार सच में नाराज था। उसे डराया गया, चिढ़ाया गया। उसके अंकल आंटी ने यहाँ तक कह दिया कि डैडी अब उस बुरी सॉन्ग लान को उसकी सौतेली माँ बनाएंगे। फू चेन कैसे माने ये सब? उसने झगड़ा किया और जवाब में उसके अंकल आंटी ने उसकी पिटाई की। कितनी बर्बरता। बिल्कुल सही, कोई हमें नहीं चाहता, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर सॉन्ग यान ने अपने बैग पैक किए, फू हाउस में मिली सारी बैंक कार्ड्स और एक चिट्ठी पुराने बटलर को थमा दी, जो उसे रोकने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। लेकिन सॉन्ग यान के इरादे अडिग थे। अगर जरूरत पड़ी तो वो उस बूढ़े बटलर को बेहोश करके भी निकल जाती। शायद बटलर ने हालात समझ लिए थे, इसलिए उसने जल्दी से फू यू शेंग को कॉल किया, पर हमेशा की तरह व्यस्त फू यू शेंग ने कॉल नहीं उठाया। अब तो बटलर की आंखों में पछतावे के आंसू थे। सेकंड मास्टर, आपकी बीवी और बेटा घर छोड़कर चले गए। कृपया फोन उठाइए, वरना आप जल्द ही बिना बीवी वाले आदमी बन जाएंगे। विदेश में फू यू शेंग, जो लगातार 3 बैठकों के बाद अभी अभी अपने ऑफिस लौटा था, बेहद थका हुआ था। लेकिन यह जरूरी था। फो कॉरपोरेशन एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। बस यही संकट पार हो जाए तो फो परिवार 4 सबसे ताकतवर परिवारों में सबसे ऊपर होगा। वो कुछ देर की राहत की उम्मीद लेकर अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि उसके मोबाइल की लगातार बजती घंटियों ने उसकी शांति तोड़ दी। थोड़ा खींचकर उसने फोन उठाया और नींद से भरी आवाज में पूछा, क्या बात है? उसकी आवाज में थकावट और पानी की कमी साफ झलक रही थी। उसे उम्मीद थी कि घर पर छोड़े गए बूढ़े बटलर झांग के पास वाकई कुछ जरूरी बात हो, वरना वो इस बूढ़े आदमी को नहीं छोड़ेगा।
बटलर झांग की आवाज फोन से गोली की रफ्तार से निकली। सेकंड मास्टर, सेकंड मैडम घर से भाग गईं। वो छोटे मास्टर को भी अपने साथ ले गईं। वो कह रही थीं कि उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया है। और झांग की हड़बड़ाई हुई आवाज किसी डराए हुए मुर्गे जैसी लग रही थी, जिसने फू यू शेंग को माथा सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। घर से भाग गई। इस पल में वो आम तौर पर शांत दिखने वाला आदमी एकदम सीधा बैठ गया। उसने चश्मा ऊपर किया और थके हुए लहजे में कहा, अब ये क्या नया तमाशा है? बटलर झांग ने पसीना पोंछते हुए तुरंत जवाब दिया। सेकंड मैडम ने कहा कि उन्हें आपके अफेयर के बारे में पता चल गया है और अब वो आपके सुख में बाधा नहीं बनना चाहती। अफेयर? फू यू शेंग के मोटे भौहें ऊपर चढ़ गईं। वो बिल्कुल स्तब्ध था। अफेयर कहां से आ गया? एक बीवी ही तो संभाली नहीं जाती, दूसरी कहां से लाऊंगा? उन्हें कहो कि मुझे माफ करें, मैं उनसे मिलने नहीं आ सका। और ये भी बता दो कि कोई दूसरी औरत नहीं है। मैं बस व्यस्त था और फू रोंग के भेजे हुए संदेश नहीं पढ़ पाया। असल में फू रोंग ने उसे सोंग यान के कोमा में होने के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने ये कहकर बात टाल दी कि सोंग यान बेफालतू ड्रामा कर रही है। और बटलर झांग, वो अकेला बूढ़ा आदमी जो अस्पताल जाकर सोंग यान के लिए खाना, मेड, नर्स सब संभालता था, क्योंकि बाकी नौकर तो यंग मिस और थर्ड मास्टर के इशारों पर सोंग यान को तंग करते थे। फू यू शेंग इतना बिजी था कि वो हर बार उसकी रक्षा नहीं कर सकता था, और सोंग यान इतनी दब्बू थी कि उसने कभी खुद अपनी आवाज नहीं उठाई। जब तक वो खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ेगी, कोई उसे इज्जत नहीं देगा, और फू यू शेंग के पास उसे हर बार बेबी करने का समय नहीं था। लेकिन सेकंड मैडम ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। मैं उन्हें कॉल नहीं कर पा रहा। वो अब मेरी भी नहीं सुन रही। बटलर झांग अब खुद भी आहत लग रहा था। उसे नहीं लगा था कि सेकंड मैडम उसे भी दरकिनार कर देंगी। फू यू शेंग ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं देख लूंगा। उसने कॉल काट दी और सोंग यान को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसका फोन एक नए संदेश के साथ चिमक उठा। जैसे ही उसने वो मैसेज खोला, उसकी उंगलियां ठिठक गईं। वो सोंग यान का मैसेज था, और जो उसने पढ़ा और सुना, उसने उसे सन्न कर दिया। उसी वक्त उसका असिस्टेंट यान कुछ फाइल्स लेकर अंदर आया। मास्टर फू, ये फाइल्स? लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसका बॉस, जो हमेशा शांत और कठोर रहता है, इस वक्त पूरी तरह अवाक बैठा है, तो उसकी जुबान रुक गई। मास्टर फू, सब ठीक है? फू यू शेंग ने धीरे से ऊपर देखा, फिर सख्त स्वर में कहा, मेरी बीवी बेटे को लेकर भाग गई है और मेरी बहन गलत राह पर चली गई है। असिस्टेंट यान, माफ कीजिए, क्या? सोंग यान के नाम पर कोई भी संपत्ति नहीं थी। वो भले ही 3 साल से फिल्म इंडस्ट्री में थी, लेकिन उसकी किस्मत कभी नहीं चमकी। और चमकती भी कैसे? उसकी किस्मत तो सोंग लान ने पहले ही छीन ली थी। 3 सालों में सोंग यान को जो सबसे अच्छा रोल मिला, वो एक तीसरे दर्जे की सहायक अभिनेत्री का था, जिसमें कुछ गिने चुने संवाद थे, और ज्यादातर सीन में उसे मुख्य अभिनेत्री से मार खानी पड़ती थी। उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए से भी कम थे, और किसी घर को खरीदना तो दूर, सोच भी नहीं सकती थी। जहां तक मायके लौटने की बात थी, अगर वो उस घर में 1 कदम भी रखती तो शायद अपनी हड्डियां तक वापस न पाती। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? फू चन बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं था। हालांकि वो फू परिवार का इकलौता वारिस था, लेकिन बहुत ही शर्मीला और संकोची था। वो कभी शिकायत नहीं करता था। उसकी उपस्थिति इतनी हल्की थी कि लोग कई बार उसके होने का एहसास तक नहीं कर पाते। और ये सब सोंग यान की वजह से था, जो खुद फू रोंग और फू यूशन से डरती थी और उनके सामने सिर तक उठाने की हिम्मत नहीं करती थी। फू चेन ने अपनी माँ को जैसा देखा, वैसे ही खुद को ढाल लिया। एक ऐसा बेटा जिसे उसका पिता नहीं चाहता था, वो क्या हक रखता है बिगड़ने का? फू चेन को अपने परिवार में अपनी हैसियत अच्छी तरह पता थी, इसलिए वो बाकी लोगों से दूर ही रहता था। जब तक उसके दादा घर नहीं आते, वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलता था। और आज सड़क पर 1 घंटे से ज्यादा चलने के बाद भी उसने एक बार भी शिकायत नहीं की थी। यहां तक कि अब जो उसने सवाल किया,
वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे चिंता थी कि उसकी माँ के पास शायद रहने की कोई जगह ही नहीं है। फू चेन के चेहरे पर चिंता देख सॉन्ग यान का दिल पिघल गया। वो बाहर से भले ही कठोर और ठंडी थी, लेकिन इस मासूम बच्चे के सामने वो बिल्कुल बेबस थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हम तुम्हारे मामा के पास जा रहे हैं, वो यहीं पास में रहते हैं। सॉन्ग यन को अब तक ये नहीं समझ आया था कि सॉन्ग लान की माँ ने उसके पिता पर आखिर कौन सा जादू कर दिया था जो उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी घर से निकाल दिया। जब उसकी माँ जिंदा थी तो उसके पिता उसे और उसके भाई सॉन्ग लिंगियन को बेहद प्यार करते थे, पर न जाने आधे रास्ते में क्या हुआ कि उसका पिता एकदम बदल गया और सॉन्ग लान और उसकी माँ का पालतू कुत्ता बनकर रह गया। अगर समय मिला तो सॉन्ग यान ये भी जरूर देखेगी कि उसके पिता की हालत आखिर इतनी क्यों बिगड़ गई। बिल्कुल। नीचे दिया गया है आपके इस हिस्से का प्रोफेशनल नरेशन के लायक हिंदी ट्रांसलेशन, भारतीय संदर्भ में, आसान लेकिन प्रभावशाली भाषा में। जहां जरूरत थी वहां वाक्य संरचना को थोड़ा सुधारा गया है ताकि कहानी और भी प्रवाही और भावनात्मक लगे। ट्रांसलेशन एकदम कहानी के मूड और भाव के अनुकूल किया गया है। जब तक सॉन्ग यान उस जर्जर इमारत तक पहुंची जहां उसका भाई रहता था, तब तक अंधेरा हो चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया, पर उसके चेहरे की मुस्कान तब फीकी पड़ गई जब उसने अपने भाई की थकी मांदी और टूटी हुई हालत देखी। उसकी नजर एक पल के लिए उस स्याह छाया पर गई जो उसके भाई के शरीर पर मंडरा रही थी, और तभी उसके शरीर में खून सिर पर चढ़ गया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सॉन्ग लान, मेरी किस्मत चुराना ही काफी नहीं था, तुमने तो मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा। सॉन्ग लिंगियन कभी एक बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली युवक हुआ करता था। तेज नाक नक्श और शाही आभा के साथ वो किसी राजकुमार से कम नहीं लगता था, लेकिन अब उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बता रहे थे कि वो कितना थका हुआ है। यनयन, तुम यहाँ? क्या हुआ? अरे, छोटा चेन भी साथ है। हालांकि सॉन्ग लिंगियन थका हुआ था और चिंता में डूबा हुआ भी, फिर भी उसने सॉन्ग यन और फू चेन को देखकर एक ऐसी खिली हुई मुस्कान दी जिसने उसे 10 साल छोटा दिखा दिया। सॉन्ग यन अब भी एक्सीडेंट की वजह से कमजोर थी और वो फू चेन को गोद में ठीक से नहीं उठा सकती थी। उसने हल्का सा भौं उठाया और अपने बेटे की तरफ देखा। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक साधारण नजर लगती, लेकिन असल में वो उसके चारों ओर फैली उस बैंगनी करी ऊर्जा को देख रही थी जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। सॉन्ग यान के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और फिर उसने अपने भाई की ओर देखा। भैया, क्या हम सब बातें यहीं करेंगे? पहले चंचन को तो गोद में ले लो और अंदर चलो। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं उसे उठा नहीं सकती। वो पिछले 1 घंटे से चल रहा है। क्या ये बच्चा अब भी दया के काबिल नहीं? जैसे ही सॉन्ग यान ने कहा, फू चेन ने भी अपनी तरफ से मासूमियत में एक बेबस सा चेहरा बना लिया। उसे ज्यादा कुछ करना नहीं था, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुत्ते जैसे भाव देना था और होंठों को थोड़ा सा नीचे की ओर मोड़ देना था। वो पैदा ही हुआ था अपनी माँ और पिता की सबसे सुंदर विशेषताएं लेकर, इसलिए उसका एक हल्का सा भी शिकवा लोगों के दिल को पिघला देता था। टिप्पणी: जब तक वो लोग अंधे न हों। सॉन्ग लिंगियन तो वैसे भी फू रोंग और फू युशन जैसे अंधे और मूर्ख नहीं थे जो किसी की अहमियत को समझ न सके। उसने बिना देर किए अपने भांजे को गोद में उठा लिया और उसी पल उसके चारों ओर घूमती काली ऊर्जा हल्की हो गई। सॉन्ग यान ने यह देखा और उसके चेहरे पर एक नुकीली मुस्कान उभर आई। अब समझ आया क्यों सॉन्ग लान फू चेन को मरते देखना चाहती थी, लेकिन इस बार वो ना सिर्फ अपने बेटे को बचाएगी बल्कि अपने भाई को भी। बस अब ये पता लगाना है कि उन डायनों ने वो भाग्यहरण यंत्र अरे कहाँ छिपा रखा है। कौन है जानू? अरे यनर, तुम हो? रसोई में काम कर रही वेनमिंगजी अचानक से सॉन्ग यन को देखकर चौंक गईं। जिस सॉन्ग यन को वो जानती थीं, वो हमेशा सहमी सहमी, शांत और झुकी नजर रखने वाली लड़की थी।
उसकी उपस्थिति इतनी मध्यम होती कि जैसे वो खुद को हर किसी की नजरों से छुपाए रखना चाहती हो। लेकिन आज उसके सामने खड़ी महिला पहले वाली सॉन्ग यन नहीं लग रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसके चेहरे पर एक गरिमा थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अगर चेहरा वही न होता तो शायद वेन मिंगजी उसे पहचान भी नहीं पाती। पर यह बदलाव अच्छा था। अब वो सचमुच यंग मास्टर फू के काबिल दिख रही थी। वेन मिंगजी ने अपने बिखरे बालों को कानों के पीछे सरकाया और एप्रन पर हाथ पोंछते हुए सॉन्ग यान की ओर बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। बहुत अच्छा लगा तुम्हें इतने समय बाद देखकर। तुम सही समय पर आई हो। मैं अभी अभी डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। सॉन्ग यान को जैसे ही गले लगाया गया वो एक पल को सख्त हो गई, लेकिन तुरंत ही वो सख्ती पिघल गई जब एक जाना पहचाना आत्मीय सा खुशबूदार एहसास उसकी सांसों में भर गया। हाँ, यही तो थी उसकी भाभी की खुशबू, न कि वो मिट्टी और ठंडी यिन ऊर्जा जो कब्र से निकलती थी। पहले वो बहुत भ्रमित थी। मृत्यु के बाद उसकी चेतना मानवीय संवेदनाओं से रहित थी, लेकिन फिर भी उसे याद था कि उसकी मौत के कुछ ही समय बाद सॉन्ग लिंगियन का भी एक्सीडेंट हो गया था। तब वेन मिंगजी गर्भवती थी और इतनी बड़ी चोट वो सह नहीं पाई। जब सॉन्ग यान की आत्मा में थोड़ी चेतना लौटी, वो वेन मिंगजी को ढूंढने निकली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेन मिंगजी का बच्चा मारा गया था। पति और संतान दोनों को खोने के बाद वेन मिंगजी ने आत्महत्या कर ली थी। यही सॉन्ग यान को याद था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि वेन मिंगजी की कब्र से निकलती वो भारी यिन ऊर्जा और सॉन्ग लिंगियान के चारों ओर घूमती काली ऊर्जा, शायद ये सब कुछ सिर्फ यूं ही नहीं था। सॉन्ग लान सिर्फ उसकी किस्मत ही नहीं, पूरी की पूरी वंशबेल को ही मिटाना चाहती थी, और ये कर्ज सॉन्ग यान कभी नहीं भूलेगी। वेन मिंगजी ने जैसे ही सॉन्ग यान को गले लगाया, उन्हें कुछ गर्म गर्म अपने गले पर गिरता हुआ महसूस हुआ। वो तुरंत पीछे हट गईं, और जैसे ही उन्होंने देखा कि सॉन्ग यान की लंबी घनी पलकों से आंसू झर रहे थे, उनका दिल बैठ गया। सॉन्ग यान का चेहरा लाल था और वो होंठों को काटते हुए खुद को जोर जोर से रोने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वेन मिंगजी ने एक चिंतित नजर सॉन्ग लिंगियान की ओर डाली और उन्होंने बिना कुछ कहे फू चेन को उठाया और उसे दूसरे कमरे में ले गए। वहां उन्होंने टीवी चालू किया और एक कार्टून लगा दिया, फिर खुद वापस ड्राइंग रूम की ओर लौट आए। फू चेन ने अपनी मां को रोते देखा था, इसलिए वो चुप नहीं बैठ सकता था, पर वो भी नहीं चाहता था कि कोई उसकी चिंता करे। इसलिए उसने कोई हंगामा नहीं किया और चुपचाप अपने अंकल को खुद उठाने दिया। लेकिन जैसे ही सॉन्ग लिंगियान कमरे से निकले, फुचेन झट से सोफे से कूदा, दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसका एक कान दरवाजे से सटा दिया। अब वो अंदर की बातें सुनना चाहता था। यन यन, क्या हुआ? किसी ने तुम्हें सताया क्या? बता दो बहन, तुम्हारा भाई जरूर बदला लेगा। सॉन्ग लिंगियन अब कोई अमीर खानदान का वारिस नहीं था, लेकिन उसे अपनी बहन की रक्षा करने की आदत थी। अब जब उसने अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे, उसका खून खौल उठा। वो अब गुस्से में नहीं, बल्कि तबाही मचाने के मूड में था। सॉन्ग यन ने अपने भाई की बात सुनी और अचानक से उसकी आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगे। हजारों सालों तक वो इस दुनिया में अकेली भटकती रही, लेकिन इन शब्दों को दोबारा कभी किसी से नहीं सुना, जब तक कि गुयिजिन को यिन की अंगूठी नहीं मिल गई। पर कोई भी कभी भी उसके दिल में उसके भाई की जगह नहीं ले सकता। ये शब्द वो 3000 सालों से सुनने के लिए तरस रही थी। कुछ नहीं भाई, मैं ठीक हूं। सॉन्ग यन ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे, लेकिन सॉन्ग लिंगियन और वेन मिंगजी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सॉन्ग यान की तरफ मुड़कर कहा, मुझसे झूठ मत बोल यान यान, तू तो बचपन से ही बुरा झूठ बोलती थी। सॉन्ग लिंगियन ने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, और तेरा एक छोटा सा टेल भी है। क्या तुझे लगता है कि बड़ा भाई नहीं जानता? चल जल्दी बता, ऐसा क्या हुआ कि तू ऐसे रो रही है? सॉन्ग यान ने अपने भाई के थामे रूमाल में नाक साफ करते हुए कहा, मैं फू यू शेंग से तलाक ले रही हूं। अब मुझसे और नहीं होगा। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो ठीक है,
पर कम से कम अपने बेटे चेन चेन को तो देख लेता। मुझे तो याद भी नहीं कि उसने आखिरी बार अपने बेटे को कब देखा था। हम कब देखा था चेन चेन को पूछ रही हो? सोंग लिंगयान ने गुस्से में थूकने का अभिनय करते हुए कहा। जब 2 साल पहले आया था तब। उसके लिए अपनी बीवी और बेटे से मिलना जैसे कोई चेकलिस्ट पर काम हो। बस एक बार देखकर टिक कर दिया। तुम क्या बोल रहे हो? वेन मिंगजी ने गुस्से में अपने पति के माथे पर हल्की चपत मारी और फटकारते हुए बोली, क्या अभी इस तरह की बात करने का वक्त है? मैं तो सच्चाई बोल रहा हूं, सोंग लिंगयान ने जवाब दिया। अगर उस आदमी में थोड़ी भी अकल होती तो मेरी बहन उससे तलाक नहीं मांग रही होती। वो तो फरिश्ता है और हमारे घर में सबसे शांत स्वभाव उसी का है। लेकिन उसने भी हार मान ली तो सोचो उस आदमी ने कितना परेशान किया होगा। फिर वो सोंग यान की तरफ देखकर अंगूठा उठाते हुए बोला, तू बिल्कुल सही कर रही है। उस वर्कहॉलिक को तो अकेले और कुंवारे मरना चाहिए। तुम। वेन मिंगजी कुछ कहने जा रही थी कि भाभी, भाई को डांटो मत, मैंने फैसला ले लिया है। सोंग यान ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, अब इस रिश्ते को और खींचना मेरे बस में नहीं। मुझे खुद की उतनी चिंता नहीं जितनी चैन चैन की है। मैं नहीं चाहती कि उसके दिल में अपने पिता के लिए जो लॉन्गिंग है वो धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाए। वेन मिंगजी चुपचाप होंठ भींच कर रह गईं, जबकि सोंग लिंगयान ने फौरन बात बदल दी। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के पीछे खड़ा छोटा सा फू चैन ये सब कुछ सुन रहा था। अब उसके गाल फूले हुए थे, चेहरा लाल पड़ गया था और आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने जल्दी से अपनी स्मार्ट वॉच निकाली और अपने पिता को एक मैसेज भेजा। अभी अभी नहाकर निकले फू यूशेंग ने जब मोबाइल की घंटी सुनी तो फोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन देखी उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम अकेले और कुंवारे मरने के लायक हो, बेवकूफ डैडी। ये शब्द स्क्रीन पर चमक रहे थे। उन्होंने धीरे से मोबाइल नीचे रखा, चेहरे पर हाथ फेरा और दोबारा स्क्रीन पर देखा। शब्द अब भी वही थे और फिर एकदम सन्नाटे वाली रात में मास्टर फू के कमरे से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। यन यन, पहले आकर यहाँ बैठो, सोंग लिंगयान ने लिविंग रूम के पुराने सोफे पर थपथपाते हुए कहा। वो सोफा इतना पुराना था कि उसकी हालत उसके और मिंगजी की शाही आभा से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। लेकिन उस आभा का क्या फायदा जब उसे लगातार चूसा जा रहा हो उन 2 भाग्य चोरों, माँ बेटी की जोड़ी फू रोंग और सोंग लान की वजह से। सोंग यान को अब बस फांग यानली के लौटने का इंतजार था। उसे अच्छे से पता था सोंग लान और उसकी माँ बहुत सतर्क किस्म की औरतें थीं। सोंग लान पर इतनी भयानक घटना हुई है, ऐसे में उन दोनों के वहां दोबारा न जाने का तो सवाल ही नहीं उठता जहां उन्होंने वो यंत्रणात्मक अरे छिपाया था। खास तौर पर अब जब सोंग लान 30 के करीब थी और फऊ परिवार में घुसने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं, वो और ज्यादा बौखलाई हुई होगी। जिस औरत ने इस मकसद के लिए कई जिंदगियां तक ले ली, उसके लिए अब हर एक कदम मौत का सौदा बन चुका था। पर होता यही है, जितनी ज्यादा बेताबी उतनी ज्यादा गलतियां। सोंग लान की योजना तो चल गई धुएं में। सोंग यान को मारना तो दूर, वो खुद फांग यानली की गोस्ट वॉल से डर के मारे पागल हो गई थी। अब वो चैन की नींद नहीं सो पाएगी। फू रोंग को शायद फिर भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो तो आत्माओं और तंत्र मंत्र जैसी चीजों में विश्वास ही नहीं करती। पर सोंग लन, उसका दिल तो खुद नर्क से भी काला है। वो जरूर इस मामले की तह तक जाएगी। बस फांग यानली एक बार सोंग लान तक पहुंच जाए तो वो छुपा हुआ अरे भी सामने आ जाएगा। सोंग यान के दिल में बदले की एक चिंगारी सी उठी। हजारों सालों बाद ये पहला कदम था उसकी सच्ची मुक्ति की ओर। बस इतना ही काफी था उसका मूड बदलने के लिए। वो मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से बोली, भाभी, कुछ मदद चाहिए क्या? क्या मदद? बस 2 लोगों का खाना और बनाना है, और फिर तुम्हारी जैसी पतली दुबली लड़कियां खाती ही कितना है? वेन मिंगजी ने हंसते हुए कहा और सोंग यान के सामने कुछ शुगर फ्री स्नैक्स रख दिए। जाओ चेन चेन के साथ खाओ, बच्चा अकेले बैठा होगा, बोर हो रहा होगा। सोंग यान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी एक फीका सफेद सा साया दीवार के पार से अंदर आया। उसने बात निगल ली, मुस्कुराई और बोली,
ठीक है भाभी, पर अगर कोई जरूरत हो तो बस मुझे आवाज देना, हिचकिचाना मत, समझी? फिर वो उठी और कमरे की ओर बढ़ गई जहां फू चेन था। सोंग यान के जाते ही वेन मिंगजी ने अपने पति की ओर देखा और पूछा, क्या तुम सच में यान यान के तलाक के फैसले से सहमत हो? सोंग लिंगयान ने नाराजगी से मुंह बिचकाया, क्यों नहीं होऊंगा? वो फू वटएवर शेंग तो खुद को समझता है देवता, सोचता है कि फू परिवार का वारिस बनकर जो चाहे वो कर सकता है। अब बताओ, यान यान से मिलने के लिए वो कितनी बार आया है? गिनती कर लो, एक हाथ की उंगलियों से ज्यादा बार नहीं मिला होगा। किस किस्म का पति होता है ऐसा? शादी की, बच्चा हुआ और फिर निकल गया जैसे उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसकी वो हालत करता कि उसके दांत दोबारा गिने जाते। वो गुस्से में बड़बड़ाया, मेरी बहन ने जैसे तैसे अकेले ही सब सहा है। उसकी शादीशुदा जिंदगी तो जैसे विधवा जैसी हो गई है। अगर वो आदमी उस वक्त भी नहीं आया जब मेरी बहन एक्सीडेंट में थी, तो अब उसकी शक्ल दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं। भाड़ में जाए उसका ऑफिस, वहीं से शादी कर ले अपनी टेबल से। इतनी लंबी भड़ास निकालने के बाद सोंग लिंगयान प्यास से बेहाल हो गया और पानी पीने रसोई चला गया। वेन मिंगजी ने एक लंबी सांस ली। लगता है ये तलाक होकर ही रहेगा। सोंग भाई बहन ज्यादा दिखते नहीं, लेकिन जिद्दी बहुत हैं। जो ठान ले उससे पीछे नहीं हटते। सोंग यान ने अपने भाई भाभी की सारी बातें सुनी, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका भाई सही कह रहा था। वो फू यू शेंग से नफरत नहीं करती थी। उसे पता था उस आदमी के दिल के किसी कोने में उसके और फू चेन के लिए जज्बात जरूर थे, वरना उसकी मौत के बाद उसने कभी शादी क्यों नहीं की? या फिर अपनी वसीयत में चेन चेन का नाम क्यों लिखा और पूरी दौलत अनाथालय को क्यों दान कर दी? नफरत नहीं करती थी, पर शिकायत बहुत थी। अगर उसने फू परिवार को अजेय बनाने में इतना समय ना दिया होता और एक दो दिन चेन चेन के साथ ही बिता लिए होते, तो शायद सोंग यान सोचती तलाक के बारे में। लेकिन नहीं, वो अपने भविष्य में इतना खो गया कि अपना वर्तमान ही भूल बैठा। और ये बात सोंग यान नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जब वो कमरे में पहुंची तो देखा फू चेन सो चुका था, लेकिन उसकी पलकों पर जमी आंसुओं की बूंदें साफ बता रही थीं। बच्चे ने सब कुछ सुन लिया था। उसका दिल एक पल को टूट गया। माँ बाप की लड़ाई में हमेशा बच्चे ही पिसते हैं, लेकिन जो वो कर रही थी वो चेन चेन की सुरक्षा के लिए था। फू यू शेंग और उसका परिवार ग्रैंडफादर फू को छोड़कर सब के सब सोंग लान पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, और उसी भरोसे में सोंग लान कभी भी उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए और कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या तुमने वो अरे वाला जगह ढूंढ लिया? सोंग यान ने उंगलियां चटकाईं और कमरे के चारों ओर गोस्ट वॉल बना दी ताकि कोई भी उनकी बात न सुन सके। फांग यनली हवा में तैरते हुए सामने आई और अपनी गहरी सूनी आंखों से बोली, हाँ, उन औरतों ने मरे हुओं की भी इज्जत नहीं छोड़ी। वो अरे उन्होंने शहर से कुछ मील दूर एक सुनसान कब्रगाह में छुपाया है। उसके होंठ घृणा से सिकुड़ गए। एक पुरानी सड़ी हुई कब्र के नीचे उन्होंने वो अरे छुपाया है। वो लोग डरते नहीं क्योंकि वो जानते हैं वो कब्र अब बेजान है। उस आत्मा ने जन्म चक्र छोड़ दिया है। उनका मास्टर भी चालाक था। उसने वो कब्रें चुनी जिनकी आत्माएं पहले ही जा चुकी हैं, तो चाहे जितनी छेड़छाड़ करें कोई असर नहीं होगा। सोंग यान की आंखों में एक तेज बदले की चमक थी। अब समझ आया पिछली जिंदगी में मुझे वो जगह क्यों नहीं मिली। उन औरतों के पास अब डर जैसा कुछ बचा ही नहीं है। और एक बात, फांग यानली ने अपना सिर तिरछा किया और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, सोंग लान ने अब तुम्हारी भाभी की किस्मत भी चुरा ली है। लगता है अस्पताल वाली घटना के बाद वो डर गई है, और मुझे लगता है कि अब वो फूल लड़की भी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है।